और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर साहब जी ने तो डंका ही बजा दिया। पूछो, क्या ये दोनों लोगों ने महंगाई के लिए एक शब्द बोला है? महंगाई बढ़ रही है इसके लिए जवाब दिया है? महंगाई बढ़ रही है इसके लिए कोई दर्द व्यक्त किया है? भाइयों बहनों, इस देश की गंभीर समस्या है महंगाई, और उसके बावजूद भी उनके सीने में दर्द तक नहीं है। क्या देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है कि वो जाकर के कहे कि भाई हम जब चुनाव लड़ रहे थे हमने वादा किया था कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन 2-2 हजार दिन हो गए, उसके बावजूद भी हम कम नहीं कर पाए। एक हमारी गलती है, जनता हमें माफ करे, इतना तो कहना चाहिए था कि नहीं? मैं अगर कट्टर होता ना तो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए 490 साल इंतजार नहीं करता, कोर्ट का इंतजार नहीं करता, ऐसे ही गला काटता जैसे आजकल काटे जा रहे हैं। मैं अगर कट्टर होता तो काशी विश्वनाथ के लिए इतना शांति से बैठकर इंतजार नहीं करता। मैं अगर कट्टर होता तो ज्ञानवापी के लिए इतनी शांति से बैठकर इंतजार नहीं करता। मैं अगर कट्टर होता तो 370 हटाने के लिए सरकारों का इंतजार नहीं करता। मैं अगर कट्टर होता तो मेरे भगवान के बारे में, शिवलिंग के बारे में बोलने वाले का ऐसा ही गला काट देता जैसे काटा गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके सूरजपाल अम्मू, मैं आपके पास आ रहा हूं, पहली बार आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं अनिका जी आपके पास वापस आ रहा हूं। देश का जो भविष्य में तय करेगी मैं मानूंगा, वो इस देश के लिए भविष्य के लिए चीजें सही बनाएंगे मैं मानूंगा, जो भी बोलेंगे मैं मानूंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसपे माप से भी आदमी इत्तेफाक नहीं रखता। क्रिटिसिज्म का अधिकार इंपॉर्टेंट, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को अब नहीं मानते हो? मैंने पहले ही कह दिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर कहा पर यह है, अगर नुपुर शर्मा कन्हैया लाल की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर जिम्मेदार है, नफरत फैलाने की सिंगल हैंडेडली जिम्मेदार तो ये देखना किस, तो अगर कन्हैया की हत्या की जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, तो ये जो दिन रात लोगों को गाली देते हैं, हिंदुओं को लोगों को गाली देते हैं, मैंने तो गर्दन नहीं काटी। बताइए, ठीक है, नहीं मुझे एक चीज बताइए, शिवलिंग का अपमान किया गया, मैंने इनकी गर्दन काट दी। मैंने इनकी गर्दन काट दी क्या? कोई किसी की गर्दन नहीं काट सकता। आपके पास भी आ रहा हूं। सबसे पहले तो ये एयरपोर्ट कब से आम लोगों के लिए शुरू होगा, इस एयरपोर्ट में सबसे पहले कौन कौन से रूट पर लोग ट्रैवल कर पाएंगे, और इस एयरपोर्ट के जरिए क्या बड़ी बड़ी सुविधाएं मिलेंगी अयोध्या वासियों को, देशवासियों को, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले हमारे दर्शकों को बताएं। अंजना, जरा आप दोहरा पाएंगे प्रश्न, क्योंकि मोबाइल का सिग्नल खराब हो गया था, आपका आवाज नहीं आया। जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कौन सी बड़ी सुविधाएं हैं, कब से ये आम लोगों के लिए शुरू होगा, कौन कौन से रूट सबसे पहले शुरू होंगे, और क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं इस एयरपोर्ट के साथ अयोध्या वासियों को, देशवासियों को? अभी मजा आएगा ना। कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के आधार पर उनका जो संकल्प था कि अयोध्या के वासियों को देश के साथ और विश्व के साथ हमें जोड़ना होगा। कल अयोध्या का विमानतल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। अयोध्या का विमानतल 6,500 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है, और इसमें जो महत्वपूर्ण कड़ी है कि प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है कि भारत की क्षमता केवल एक आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं है, लेकिन भारत की क्षमता एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी है। तो हमारे जितने भी विमानतल होते हैं, क्योंकि वे पहले प्रवेश द्वार होते हैं देश के या विदेश के जो भी वासी होते हैं, जो नागर विमानन से अपना सफर तय करते होते हैं, वो पहला द्वार होता है उनका अनुभव का। तो उस क्षेत्र की संस्कृति, उस क्षेत्र की कला, उस क्षेत्र की एक इतिहास की झलक उस विमानतल में जरूर देखनी चाहिए। और अयोध्या का विमानतल भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर की आकार के रूप में बनाया गया है, दोनों एयर साइड में भी और सिटी साइड में भी। उसके अंदरूनी भाग में अगर हम जाएं
तो भारतीय संस्कृति के आधार पर भगवान राम की पूरी जीवन रेखा को रेखांकित दीवालों पर किया गया है, अलग अलग कला के द्वारा, जहां एक तरफ मधुबनी के कला के द्वारा किया गया है, वहीं पट्टीचित्र के द्वारा, कलमकारी के द्वारा, राजा रवि वर्मा के क्षमता के आधार पर तो अनेक अनेक दृश्य वहां बनाए गए हैं और अयोध्या के दीप महोत्सव का भी एक आकार वहां बनाया गया है। तो मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के जो सोच विचारधारा हैं कि लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, उसी के आधार पर जो ये विमानतल बनाया गया है, पूर्ण सुविधा, आधुनिक सुविधा भी हमारे सभी यात्रियों को दे पाएगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। एक और बात मैं अंजना जरूर कहना चाहता हूं कि ये केवल फेज 1 है, द्वितीय फेज भी हम जल्द शुरू करने वाले हैं, जहां रनवे की लंबाई को हम 3700 मीटर तक ले जाएंगे ताकि बड़े विमान भी वहां प्रस्थान कर पाएं, और सेकंड टर्मिनल भी, जो वर्तमान का टर्मिनल 6500 स्क्वायर मीटर का है, सेकंड टर्मिनल 50,000 स्क्वायर मीटर का, मतलब 5 लाख स्क्वायर फुट का बनने जा रहा है। वर्तमान का टर्मिनल की क्षमता 10 लाख यात्री प्रति साल का है और द्वितीय भाग का टर्मिनल करीब 60 लाख यात्री प्रति वर्ष का होगा। शुरुआत कौन कौन से सेक्टर्स के साथ होगा? फ्लाइट्स की सुविधा कहां कहां से मिलेगी? हमारी यही आशा है, और कुछ मैं कल के लिए आपके लिए थोड़ा सस्पेंस भी छोड़ना चाहता हूं, पर पहले चरण में अगले 2-3 दिनों में और 22 जनवरी के पहले कई एयरलाइंस, इंडिगो हो, एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, देश के कई शहरों के साथ अयोध्या को जोड़ेंगी, और उसके बाद 22 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में दूसरे एयरलाइंस भी अलग अलग गंतव्य को अयोध्या के साथ जोड़ेंगी। हमारी यही आशा है कि देश के चारों कोनों से श्रद्धालुओं को आवागमन सुगम तरीके से अयोध्या तक हम नागर विमानन क्षेत्र से पहुंचा पाएं। A few moments later. ये ठीक है, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और उसको इस बात का पूरा हक है डेमोक्रेटिक तरीके से बीजेपी को हराए, सत्ता में आए। लेकिन इस देश में वक्त आ गया है कि ये जो चलन है ना कि कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, मुझे लगता है कि इससे अब उबरने की ज़रूरत है, क्योंकि आज़ादी दिलाने वाले जो लोग थे उस समय कांग्रेस में थे, क्योंकि कांग्रेस एक मंच था। लेकिन ये कहना कि अंग्रेज़ों ने ही अंग्रेज़ों से आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि आप और मैं रघुनाथ महतो का नाम नहीं जानते, जिन्हें 1759 में, जब कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ था, उसके 116 साल पहले उन्होंने चुहाड़ विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, और हमको इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। हम तिलका मांझी के बारे में हमको नहीं पढ़ाया गया। 1770 में कांग्रेस के गठन से 115 साल पहले उन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया, आजादी के लिए बलिदान दे दिया। हमको संथालों के जो संघर्ष था उसके बारे में नहीं पढ़ाया गया। 1855 कांग्रेस के जन्म से 30 साल पहले जिन्होंने संघर्ष किया, और ये जो मुर्मू, सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, 2 भाइयों को अंग्रेजों ने जो सूली पे लटका दिया, उनको हम जानते भी नहीं, क्योंकि हमको इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। इतिहास में यह पढ़ाया गया कि आजादी तो कांग्रेस लेकर आई थी। तो मुझे लगता है अब इस ये जो नैरेटिव है, इसको भी अब ध्वस्त करने की जरूरत है। बाकी राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है। कांग्रेस को शुभकामनाएं, अगर वो तैयार होती है, बीजेपी को चुनौती में सामने खड़ी होती है, हराती है, तो कांग्रेस को बहुत बहुत। तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? हमारे मोदी जी होंगे, और कौन रहेगा? क्यों मोदी जी होने चाहिए? क्योंकि देखो उन्होंने काम किया है, और काम के बलबूते पे ही वो आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम कुछ किया नहीं है, ऐसे फल्लेबाजी में आके बैठ गए, ऐसा नहीं है। वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा काम किया है। आज मोदी जी ने विश्व पटल पे आज भारत का नाम जो ऊंचा किया है, उससे हर कोई वाकिफ है। अनजान बन जाए तो वो एक अलग बात है, कौन नहीं जानता। कभी वक्त था जब मोदी जी को कहा जाता था कि आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। आज वही संसद में जाकर मोदी जी के नारे लगाते हैं, मोदी मोदी मोदी। तो कुछ तो खूबी होगी ना उनमें। जो लोग उनको वीज़ा नहीं देते थे, पासपोर्ट नहीं बनाते थे, आज वो मोदी मोदी संसद में चिल्लाते हैं अपने, तो सोचिए आप क्या होगा उनके अंदर। महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया। सोच करने महिलाएं बाहर जाती थी,
ये मोदी जी ने सोचा, इससे पहले किसी ने नहीं सोचा। कभी सोचा किसी ने? 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी सोचा उन्होंने कि महिलाएं रात के अंधेरे में बेचारी वक्त सोचती थी कि कब रात होगी और कब हम सोच करने जाएंगे। ये एक मोदी जी हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। और क्या सामान चाहिए महिलाओं के लिए मोदी जी से? कभी हम अकाउंट खुलाने जाते थे तो वो कहते थे किसी को लेकर आओ जो आपकी गवाही देगा या किसी का अकाउंट है। तो आज मोदी जी हैं जिन्होंने हर किसी का अकाउंट खुलवा दिया। पहले मोबाइल नहीं ले पाते थे, आज कोई रिक्शे वाला साइकिल वाला भी है तो वो चाहे साइकिल पे ही चल रहा हो लेकिन मोबाइल पर बात करता हुआ चलता है। तो ये किसकी देन है? मोदी जी की। आज जो विश्व में भारत का नाम हुआ है वो मोदी जी की। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। तो आयुष्मान भारत कार्ड मतलब 5 लाख रुपया तक अगर बीमारी में खर्च हो तो एक पैसा आपको नहीं खर्चा करना पड़ेगा, वह खर्चा भी अदा करने की गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, कोई किसी कारण से कमाई नहीं है तो कोई भूखा नहीं मरेगा। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 3 साल से लगातार आपको फ्री राशन जिनको मिलना है उनको मिल रहा है। आगे लगातार 5 साल और मिलेगा, इसकी भी गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आप में से कोई परिवार, मैं भी एक गरीब परिवार से, मोदी जी भी बहुत गरीब परिवार से आए। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जब फ्री में गैस का कनेक्शन देने का अभियान शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जब मैं छोटा था मेरी मां भोजन बनाती थी, धुआं होता था इतना कि मैं मां को नहीं देख पाता था, मां मुझे नहीं देख पाती थी। और जब मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो संकल्प लिया कि जो गरीबी के कारण मेरी मां ने कष्ट सहा है, अब गरीबी के कारण इस देश की किसी मां बहन को वह कष्ट मैं नहीं सहने दूंगा। और 12 करोड़, 1-2 संख्या में नहीं, हर माता बहन जिनके पास अपने पैसे से गैस का कनेक्शन नहीं लेना संभव, उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से कनेक्शन देने की गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं।